वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैकेनिकल वाइटामिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज वापस से बेसिक थर्मोडायनेमिक्स के कुछ पोर्शंस को स्टार्ट करेंगे। पिछला वाला थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। जिन्होंने प्रीवियस वाले टेस्ट दिए थे मेक श्योर करिए कि आप वापस से उसको एनालाइज करिए। जिनका 12 आउट ऑफ 12 आया है कॉन्ग्रेचुलेशन टू देम, बट जिनका कम आया वो मेक श्योर करें कि वापस से वीडियो को देखें और वापस से उस टेस्ट को अटेम्प्ट करें सो दैट उनका स्कोर और ज़्यादा अच्छा हो सके और वो चीज़ों को और ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ सकें। वीडियो को आगे बढ़ाने के पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मेक श्योर टू लाइक दिस पर्टिकुलर वीडियो। आप इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ठीक है, और कमेंट करिए इन केस ऑफ एनी डाउट। और अगर अभी तक आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर नहीं ज्वाइन हुए सो मेक श्योर कि आप टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन कर लीजिए। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। वापस से रिक्वेस्ट करूंगा कि मेक श्योर कि आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें। चलिए शुरू करते हैं। पिछली बार हम लोग ने बात किया था सिस्टम। अगर ये हमारा कंसिडरेशन में है, दिस विल बी द सिस्टम, दिस विल बी द बाउंड्री। इसके एक्सटर्नल में जो कुछ भी रहेगा दैट इज कंसिडर्ड टू बी एज, ये जो पूरा पोर्शन रहेगा दैट इज कंसिडर्ड टू बी सराउंडिंग। और इफ आई एम कंबाइनिंग द सिस्टम एज वेल एज द सराउंडिंग, अगर मैं सिस्टम और सराउंडिंग दोनों को कंबाइन कर दूंगा सो दिस विल बी नथिंग बट योर यूनिवर्स। इतनी बातें कल प्रीवियस क्लासेस में हुई थी, ठीक है। सो बाउंड्री क्या है? बाउंड्री इज सेपरेटिंग सिस्टम फ्रॉम द सराउंडिंग। बात किया था ओपन सिस्टम की, क्लोज सिस्टम की और आइसोलेटेड सिस्टम की, ठीक है। ओपन सिस्टम क्या है? जहां पर मास ट्रांसफर हो रहा हो और जहां पर एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। क्लोज में मास ट्रांसफर नहीं होगा, एनर्जी ट्रांसफर होगा। आइसोलेटेड में नीदर मास नॉर एनर्जी। थर्मोफ्लास्क या यूं कह लीजिए थर्मस, ये जो है होता है वो आइसोलेटेड सिस्टम का एक एग्जांपल है। ओपन सिस्टम के केस में वाटर इन ए सील्ड कंटेनर, क्लोज में ओपन में आपका हो जाएगा टरबाइन, कंप्रेसर एंड ऑल। क्लोज सिस्टम में सिलेंडर विदाउट एनी वॉल्व या पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट जहां पर कोई वॉल्व ना हो, और साथ में आप कह सकते हैं वाटर इन अ सील्ड कंटेनर, ठीक है। तो अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और आगे चीजों को समझते हैं। दो तरीके के कंट्रोल मास होते हैं। देखिए दो चीजों को समझना बहुत जरूरी है जो कि बार बार रिपीट होगा, कंट्रोल मास एंड कंट्रोल वॉल्यूम। कंट्रोल मास एज वेल एज कंट्रोल वॉल्यूम। कंट्रोल मास और कंट्रोल वॉल्यूम। कंट्रोल मास वर्ड को आप देखिए ध्यान से। कंट्रोल मास मतलब क्या हो गया? यहां पर मास जो रहेगा वो क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो मतलब क्या हो गया? देयर विल बी नो मास ट्रांसफर, मास का ट्रांसफर नहीं होगा इस केस में, ठीक है। सो दैट इज वाई मास विल रिमेन कांस्टेंट। सिस्टम का जो मास रहेगा दैट विल रिमेन कांस्टेंट। वेयर एज इन कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम के अंदर में क्या होगा कि जो वॉल्यूम रहेगा दैट विल बी रिमेनिंग कांस्टेंट। वॉल्यूम जो रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। सो कंट्रोल वॉल्यूम के केस में मास ट्रांसफर होगा, जी हाँ, और साथ में एनर्जी ट्रांसफर होगी, जी हाँ, ठीक है। सो क्या होगा कि कंट्रोल वॉल्यूम को क्या कह सकते हैं? कंट्रोल वॉल्यूम को कह सकते हैं इट इज अ वॉल्यूम एनक्लोजिंग सराउंडिंग द डिवाइस, ठीक है, अगर हम लोग ऐसे बात करें तो। पिछली बार हम लोग ने बात किया था माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक के बारे में, माइक्रो एज वेल एज मैक्रो। मैंने बताया था माइक्रोस्कोपिक एंड मैक्रोस्कोपिक के बीच का जो बेसिक जो थिंग था कि माइक्रोस्कोपिक में हम इंडिविजुअल पार्टिकल को कंसिडर कर रहे हैं, वेयर एज इन मैक्रोस्कोपिक वी आर नॉट कंसिडरिंग द इंडिविजुअल पार्टिकल। और उसके अलावा अगर हमने बात किया था कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूम की बात की थी। कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूम जनरली हम लोग कहाँ यूज करते हैं? हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूम यूज करेंगे मैक्रो के अंदर में। इसकी कुछ खास बातें जो मैं इस वीडियो में आपको बता दूं कि यहां पर देयर शुड बी अ लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। कंडीशंस क्या? लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या? मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ, मीन फ्री पाथ शुड बी स्मॉल, शुड बी स्मॉल। मीन फ्री पाथ शुड बी स्मॉल मतलब क्या हो गया? मीन फ्री पाथ मतलब क्या कि वो लेट अस सपोज ये एक पार्टिकल है, ये एक पार्टिकल है। एक पार्टिकल जब ट्रैवल कर रहा है दूसरे पार्टिकल से कोलाइड करने के पहले की जो बीच की डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड एज मीन फ्री पाथ। दैट इज डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल। आप ये भी कह सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल। डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल शुड बी स्मॉल एज कंपेरिजन टू अदर थिंग, ठीक है। तीसरी कंडीशन क्या होगी कि ये एक माइक्रोस्कोपिक है। दो कंडीशन मेन है, देयर शुड बी अ लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, इसको नोट डाउन कर लीजिए, देयर शुड बी लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एंड मीन फ्री पाथ शुड बी स्मॉल, ठीक है। मीन फ्री पाथ शुड बी स्मॉल। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। अब हम लोग एक रूल की बात करते हैं दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज गिब्स फेज रूल। गिब्स
फेज रूल। गिब्स फेज रूल क्या कहता है? P प्लस एफ इज इक्वल्स टू C प्लस 2। ये होता है गिब्स फेज रूल, वेयर P इज नंबर ऑफ फेजेस, F is degree of freedom, C is component, number of component, and 2 is an integer। ठीक है, so P is number of phases। Now if I am talking about ट्रिपल पॉइंट पे क्या होता है? ट्रिपल पॉइंट आप लोगों ने सुना होगा, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। तो सो ट्रिपल पॉइंट पर अगर मैं कहूंगा कि डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है, ये जनरली क्वेश्चन भी आता है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज ऑल्सो यूज्ड इन मटेरियल साइंस टू। सो मेक श्योर करिए कि आप इस वीडियो को बहुत आराम के साथ देखें। सो क्या होगा कि गिब्स फेज रूल में क्या, नंबर ऑफ फेजेस प्लस डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू नंबर ऑफ कंपोनेंट प्लस 2। सो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट ट्रिपल पॉइंट, ट्रिपल पॉइंट पे क्या हो रहा है? ट्रिपल पॉइंट पे वाटर, वेपर और आइस, ये तीनों के तीनों कोएग्जिस्ट कर रहे हैं एक साथ में। सो नंबर ऑफ फेजेस कितने होंगे? नंबर ऑफ फेजेस विल बी 3। ऑब्वियस सी बात है, 3 फेज हैं, लिक्विड, गैस एज वेल एज सॉलिड। सो 3 फेज हैं। और कंपोनेंट कितने हैं? कंपोनेंट क्या रहेगा? वाटर ही है कॉमन कंपोनेंट, सो C विल बी 1। नाउ इफ आई एम सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू इन दिस पर्टिकुलर इक्वेशन, अगर मैं इसमें सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, सो क्या आ जाएगा मेरे पास? P प्लस एफ, वापस से मैं इक्वेशन को लिखूंगा, P प्लस एफ इज इक्वल टू C प्लस 2। P विल बी नंबर ऑफ फेजेस, नंबर ऑफ फेजेस इज 3, डिग्री ऑफ फ्रीडम वी नीड टू डिटरमाइन, नंबर ऑफ कंपोनेंट दैट इज वाटर इज द ओनली कंपोनेंट, सो 1 प्लस 2, सो डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू 0। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ये इंजीनियरिंग साइंसेज में भी पूछा जाता है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है एट ट्रिपल पॉइंट। एट ट्रिपल पॉइंट डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 0। At triple point degree of freedom is 0। Now there is also an important fact which I am going to discuss with you। ठीक है, पिछली बार मैंने बात किया था इंटेंसिव प्रॉपर्टी एज वेल एज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी एज वेल एज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के बारे में मैंने बात किया था, इंटेंसिव एज वेल एज एक्सटेंसिव। वर्ड को देखिए, वापस से मैं बात करूं, वर्ड को देखिए, इंटेंसिव IN है, इट मीन्स व्हाट? इट मीन्स इंडिपेंडेंट ऑफ मास। इट मीन्स इंडिपेंडेंट ऑफ मास। वेयर एक्सटेंसिव की मैं बात करूंगा, इट इज डिपेंडेंट ऑन मास, अपोजिट टू दैट, डिपेंडेंट ऑन मास। कई बार क्या होता है, मैंने पिछली बार एक और चीज बताई थी कि रेशियो ऑफ 2 एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी लाइक एक्सटेंसिव 1 डिवाइड बाय एक्सटेंसिव 2 विल गिव आउट टू बी इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ये मैंने पिछली बार भी बताया था और ये बहुत लोगों ने गलतियां भी की हैं। सो मेक श्योर करिए कि आप वापस से इस चीज को देखिए कि रेशियो ऑफ 2 एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी विल गिव यू एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। दिस इज अ एग्जांपल ऑफ व्हाट डेंसिटी इज एन एग्जांपल ऑफ दिस पर्टिकुलर फिनोमेना। डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। मास इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन मास एंड वॉल्यूम इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन मास। एक और जरूरी चीज ये होती है कि हाउ टू डिटरमाइन एक्सटेंसिव। एक्सटेंसिव को आप कैसे पता कर सकते हैं कि एक्सटेंसिव है? ठीक है, आप क्या करिए, एक चेंबर लीजिए, उस चेंबर में आप उस प्रॉपर्टी को डालिए। लेट अस सपोज मास है आपके पास, वॉल्यूम है आपके पास, टेम्परेचर है, प्रेशर है। ठीक है, नाउ क्या करिए, आप इसको 2 भाग में तोड़ दीजिए, 2 भाग में तोड़ दीजिए उस कंटेनर को। नाउ इफ यू विल सी आफ्टर ब्रेकिंग दिस पर्टिकुलर कंटेनर, आपके पास जो प्रॉपर्टी जो 2 भाग में टूट रही है, लाइक मास विल बी सेपरेटेड एज m/2 एंड हियर इट विल बी m/2, वॉल्यूम विल बी सेपरेटेड v/2 v/2। वेयरएज टेम्परेचर की अगर मैं बात करूँ, टेम्परेचर क्या होगा? टेम्परेचर अगर एक पर्टिकुलर कंटेनर में इफ टेम्परेचर इज एट दिस पर्टिकुलर पोजीशन इट इज 300 केल्विन, सो यहाँ पर भी 300 केल्विन होगा और यहाँ पर भी क्या होगा? 300 केल्विन होगा, चाहे किसी भी पोर्शन में। सो टेम्परेचर विल रिमेन द सेम। वेयरएज इफ आई एम टॉकिंग अबाउट प्रेशर विल ऑल्सो रिमेन सेम। इसका मतलब क्या हुआ? जो भी प्रॉपर्टी 2 भाग में टूट जा रही है दैट इज extensive property, whereas the property which remains the same even after breaking or separating them in 2 equal pieces, that is nothing but your intensive property। that is nothing but your intensive property। वापस से मैं बता रहा हूँ कि if the property breaks into 2 individual pieces like m/2 and m/2 or v/2 that is that shows that it is extensive property, whereas जो कि ब्रेक नहीं किया जा सकता वो क्या हो जाएगा? इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाएगी। ठीक है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एज वेल एज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ये बात आई होप आपको समझ में आएगी। और साथ में एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूं, स्पेसिफिक प्रॉपर्टी, सॉरी फॉर द एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस, आई होप यू वुडंट माइंड इट। ठीक है, स्पेसिफिक प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूं, स्पेसिफिक प्रॉपर्टी क्या होता है? लाइक इफ आई एम टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिक वॉल्यूम, स्पेसिफिक वॉल्यूम मींस व्हाट? वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मास। सो मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर मास को हटा दे रहा हूं वॉल्यूम में से, सो इट कम्स आउट टू बी स्पेसिफिक वॉल्यूम। सो ये जो मास को मैं हटा दे रहा हूं, इट मींस व्हाट? इट मींस पहले वॉल्यूम क्या था? पहले वॉल्यूम था एक्सटेंसिव, लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूं? मास को हटा दे रहा हूं, इट मींस व्हाट? इट मींस स्पेसिफिक
प्रॉपर्टी विल ऑलवेज बी इंटेंसिव, स्पेसिफिक प्रॉपर्टी विल ऑलवेज बी इंटेंसिव। पिछली बार बात किया था कि जनरली ऑल टाइप ऑफ एनर्जी, ऑल टाइप ऑफ एनर्जी, ऑल टाइप ऑफ एनर्जी क्या होगी? ऑल टाइप ऑफ एनर्जी मास के ऊपर डिपेंड है, एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर, एम जी एच, ये सब जितनी भी टाइप की एनर्जी है इसमें मास आ रहा है, इट मीन्स व्हाट? दिस इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, यहां तक की बात अगर क्लियर हो गई तो मैं आगे बढ़ता हूँ। थोड़ा बहुत आज आगे बात करेंगे, आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, मैं वीडियो शॉर्ट में रखता हूँ ताकि आप लोगों को ज़्यादा कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें मिल सकें और आप क्वेश्चन ज़्यादा अच्छी तरीके से सॉल्व कर सको। ठीक है, आज मैं कुछ थर्मोडायनेमिक के ऊपर के कुछ क्वेश्चंस वगैरह रहेंगे, वो मैं टेलीग्राम ग्रुप पर अपलोड करूंगा। जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया, मैं वापस से रिक्वेस्ट करूंगा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर मैं क्या करूंगा, आज एक शीट अपलोड करूंगा और उस शीट को मैं चाहूंगा कि सब लोग उस शीट को सॉल्व करके and then upload it again on that same telegram group also, or you can mail it to me. The email id is mechanicalvitamin@gmail.com, और आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं जिनके पास भी व्हाट्सएप नंबर होगा। ठीक है, नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन दैट इज कॉल्ड एज जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सो जीरोथ लॉ कब आया था? पहली बात ये, जीरोथ लॉ आया था 1931 के अराउंड में, 1931 के अराउंड में। इट वाज डेवलप्ड बाय फाउलर। बट ये मजेदार बात क्या है, इसका नाम बस जीरोथ लॉ, लेकिन ये आया था आफ्टर फर्स्ट एंड सेकंड लॉ। इसका आविष्कार कब हुआ था? जब पहला लॉ, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आ चुका था और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आ चुका था। तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है? If a body A is in thermal equilibrium with a body B and body B is in thermal equilibrium with C, it means that A will be thermal equilibrium with body C. ठीक है, सेपरेटली। ठीक है, आई होप ये बात आपको समझ में आएगी। A is in thermal equilibrium with body B, B is in thermal equilibrium with C separately. So it means what? A will be in thermal equilibrium with body C. Now in this particular class एक थर्मोमेट्रिक प्रिंसिपल है, ये इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थर्मोमेट्रिक प्रिंसिपल, थर्मोमेट्रिक प्रिंसिपल, ये द प्रॉपर्टी विच इज चेंज्ड, जो प्रॉपर्टी चेंज हो रही है ड्यूरिंग द मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, द प्रॉपर्टी विच इज चेंज्ड, जो चेंज हो रही है ड्यू टू टेम्परेचर, ऐसे कह लीजिए ड्यू टू टेम्परेचर, will be thermometric principle of that particular phenomena. ठीक है, वापस से बात करें, in this principle the property which is changing with temperature, it is calculated first, and with the help of this particular property the temperature is measured. ठीक है, so आज कुछ बात करेंगे थर्मोमीटर के बारे में। देखिए, मैं कुछ भी एग्जाम से अलग नहीं बताऊंगा, वही बताऊंगा जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। सो थर्मोमीटर के बारे में अगर आज बात करेंगे, सो थर्मोमीटर में टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर में सबसे पहला क्या आएगा? रेजिस्टेंस थर्मोमीटर। ठीक है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ए थर्मिस्टर, सेंसर के रूप में भी आजकल यूज होता है। ठीक है, बट रेजिस्टेंस थर्मोमीटर, आप थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे हैं, सो थर्मोडायनेमिक्स के बेसिक पर ही पढ़ेंगे। अब देखिए, रेजिस्टेंस थर्मोमीटर में थर्मोमेट्रिक प्रिंसिपल क्या होगा? बेसिक चीज क्या यूज होगा? बेसिक चीज क्या होगी? रेजिस्टेंस विल बी द बेसिक थिंग विच इज गोइंग टू बी यूज, विच इज गोइंग टू बी द प्रिंसिपल, जो चेंज होगा विथ रेस्पेक्ट टू द टेम्परेचर। विथ रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर रेजिस्टेंस चेंज होगा, हाँ चेंज होगा। ठीक है, तो रेजिस्टेंस चेंज होगा विथ रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर। सो इफ वी आर गोइंग टू मेजर रेजिस्टेंस, वी विल मेजर द टेम्परेचर। सो इट मीन्स व्हाट? रेजिस्टेंस विल बी द थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी, ठीक है, ठीक है, आई होप ये बात आपको समझ में आएगी। तो रेजिस्टेंस थर्मोमीटर में क्या करते हैं? वी यूज व्हीटस्टोन ब्रिज, जो आप लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा होगा, सॉरी 12th में पढ़ा होगा, कुछ ऐसे ही होता है। व्हीटस्टोन ब्रिज, 3 P, Q, R and S, these are all the resistance। ठीक है, P, Q, R and S, these are all the resistance। यहाँ पर एक अननोन होता है। ठीक है, वी नो दैट, यहाँ पर हम लोग क्या कनेक्ट करते हैं? यहाँ पर हम लोग गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लोग गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करते हैं। तो क्या होता है कि P by Q इक्वल्स टू R by S, यही होता है व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल। ठीक है, अगर ज़्यादा इसमें दिमाग यूज करने की जरूरत नहीं, दिस बाय दिस डिवाइडेड बाय दिस इज इक्वल्स टू दिस बाय दिस, यहाँ से हम लोग एक अननोन फाइंड कर लेते हैं। नाउ द रेजिस्टेंस, जो कि टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करे, दिस इज रेजिस्टेंस दैट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर T डिपेंड्स अपॉन, एट अ
टेम्परेचर 0, 1 प्लस अल्फा टी स्क्वायर. दिस इज द फॉर्मूला फॉर चेंज इन रेजिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर. चेंज इन रेजिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर. सो मैं अगर सेम मेटल को ले रहा हूं, सेम मेटल को अगर मैं कंसिडर कर रहा हूं, उसका सबसे पहले मैं देखूंगा कि उसकी रेजिस्टेंस क्या है एट 0 केल्विन, एट 0 डिग्री सेल्सियस. एट 0 डिग्री सेल्सियस उसका रेजिस्टेंस क्या है. उसके बाद मैं आई विल यूज अल्फा इज व्हाट, अल्फा इज कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन. ठीक है, ये बात आई होप समझ में आ रही होगी. ठीक है, वापस से सुनिए. रेजिस्टेंस विल डिपेंड ऑन द टेम्परेचर. इसीलिए रेजिस्टेंस क्या है, एक थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी है. जो चेंज होगा विथ रेस्पेक्ट टू द टेम्परेचर दैट विल बी द थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी. सो द रेजिस्टेंस इज चेंजिंग विथ रेस्पेक्ट टू द टेम्परेचर. व्हाट विल बी द फॉर्मूला? फॉर्मूला विल बी रेजिस्टेंस एट any temperature will be equal to resistance at 0 degree Celsius in bracket 1 plus alpha t square. ठीक है, आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी. ठीक है, नाउ सेकेंड थिंग इज थर्मोकपल. थर्मोकपल नाउ यहां पर इफेक्ट क्या आता है आपका, सीबैक इफेक्ट आता है. याद रखिएगा सीबैक इफेक्ट. Seebeck effect is in consideration. Now what is Seebeck? When two dissimilar metal is joined at a particular junction at two different temperature. ठीक है, so different temperature पे होने की वजह से there will be generated EMF force. EMF force generate होगा और EMF force की वजह से क्या होगा, there will be electricity. मतलब क्या होगा, two different dissimilar metal, पहले two different metal, पहले ऐसे बात कर लो, two different metal joined at junction. जंक्शन पे हम लोग इनको ज्वाइन करेंगे. उसके बाद जो जंक्शन रहेंगे टू डिफरेंट टेम्परेचर. मतलब क्या हो गया, इफ आई हैव दिस पर्टिकुलर मेटल 1, यहां पर मैंने इसको कनेक्ट किया, एंड अनदर मेटल इज दिस. इफ आई एम कनेक्टिंग दिस विथ दिस. ठीक है, यहां पर अगर मैं इसको कनेक्ट कर रहा हूं, सो यहां पर क्या हो गया, दिस इज मेटल 1, दिस इज मेटल 2. इसको मैं 0 डिग्री सेल्सियस पे कनेक्ट कर दिया और साथ में इसको मैंने लेटर सपोज एक पर्टिकुलर टेम्परेचर T डिग्री सेल्सियस पे कनेक्ट कर दिया. अब इन दोनों को कनेक्ट कर दूंगा तो इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से एक EMF जनरेट होगा और उस EMF जनरेशन की वजह से एक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी. ठीक है, सो दिस वोल्टेज EMF प्लेस, इस केस के लिए EMF जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स टू डिसिमिलर मेटल को ज्वाइन करने की वजह से आया, दिस EMF विल बी थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी. थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी. This EMF will be thermometric property. ठीक है, सो थर्मोकपल वोल्टेज और EMF plays the role of thermometric property. आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी. इसमें मैं कुछ भी ऐसा नहीं बता रहा जो पेपर एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं हो. ठीक है, ना इफ आई एम टॉकिंग अबाउट थर्ड टाइप ऑफ थर्मोमीटर, दैट इज कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर. कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर. कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर. सो ये क्या है, ये आइडियल गैस के ऊपर है. ठीक है, आइडियल गैस लॉ को फॉलो करेगा. आइडियल गैस क्या होता है, PV इज इक्वल टू MRT. ठीक है, PV इज इक्वल टू MRT, ये इसको फॉलो करेगा. इस केस के लिए जो थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी होगी, बहुत ध्यान से सुनिए, यहाँ पर ट्विस्ट है. थर्मोमेट्रिक जो प्रॉपर्टी होगी, द थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी जो होगी, दिस पर्टिकुलर थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम विल बी प्रेशर. प्रेशर विल एक्ट एज थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी. क्यों? क्योंकि क्या हो रहा है, कांस्टेंट वॉल्यूम लिखा है. अगर वॉल्यूम मेरा कांस्टेंट है, सो प्रेशर विल बी, इस इक्वेशन को उठाते हैं. ठीक है, देखिए कांस्टेंट वॉल्यूम लिखा है, इट मींस वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया. सो मतलब क्या हो गया, प्रेशर क्या होगा, प्रेशर विल बी द मेन, जहां पर टेम्परेचर वेरी करेगा. सो टेम्परेचर विल बी अ फंक्शन ऑफ प्रेशर. टेम्परेचर विल बी अ फंक्शन ऑफ प्रेशर. दैट्स व्हाई थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी इज प्रेशर. आई होप यहां तक बात आपको समझ में आई होगी. नेक्स्ट मूव करते हैं कांस्टेंट फोर्थ थर्मोमीटर, कांस्टेंट प्रेशर गैस थर्मोमीटर. प्रेशर गैस थर्मोमीटर. ठीक है, इफ आई एम डिस्कसिंग प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर, वापस से करते हैं. कांस्टेंट प्रेशर मतलब क्या हो गया, आइडियल गैस को फॉलो करेगा. आइडियल गैस की इक्वेशन क्या है, PV इज इक्वल टू MRT. ठीक है, सो मतलब क्या हो गया, यहां पर प्रेशर कांस्टेंट है, सो फंक्शन किसका हो जाएगा, वॉल्यूम का फंक्शन हो जाएगा, जहां पर टेम्परेचर डिपेंड करेगा. सो इस केस के लिए थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी जो होगी वो कौन सी होगी, मेरे साथ बोलिए कौन सी होगी, थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी दैट विल बी वॉल्यूम. सो कांस्टेंट प्रेशर के लिए वॉल्यूम और कांस्टेंट वॉल्यूम थर्मोमीटर के लिए प्रेशर. आई होप यहां तक बात आपको समझ में आई होगी. नाउ इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द टेम्परेचर स्केल, लेट्स डिस्कस अनदर थिंग. ये चार चीज थी. टेम्परेचर स्केल्स के बारे में बात करते हैं.
ये इंजीनियरिंग सर्विसेज में पूछा जाता था, अभी भी देयर में भी अ पॉसिबिलिटी कि पूछा जा सके। इफ आई हैव टू कन्वर्ट टेम्परेचर स्केल, इफ आई हैव टू कन्वर्ट केल्विन टू डिग्री सेल्सियस, मतलब हम लोग क्या करते हैं, केल्विन में डिग्री सेल्सियस में हम लोग 273.15 ऐड करते हैं तो हमारे पास केल्विन आ जाता है कि नहीं है। सो यहाँ से क्या होता है, ये ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर क्या हो जाएगा, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर 0.01 डिग्री सेल्सियस और ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, ठीक है, और आई कैन से 273.16 केल्विन। याद रखिएगा ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर H2O, ये दोनों वैल्यू याद रखिएगा, बहुत बार कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट पूछता है ये, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 273.16 केल्विन, ठीक है, ये कंफ्यूज करने के लिए पूछ लिया जाता है आपसे कि क्या होता है, चीजें कैसे चेंज होती हैं, ठीक है। सो ये आपके पास कौन सा है, केल्विन के उसके हिसाब से, केल्विन के हिसाब से। नाउ इफ आई एम टॉकिंग अबाउट रैंकाइन स्केल, एक और स्केल आता है रैंकाइन स्केल। रैंकाइन, आपने इंजन का नाम सुना होगा, रैंकाइन साइकिल का नाम सुना होगा। सो रैंकाइन स्केल में क्या होता है, टेम्परेचर एट रैंकाइन विल बी इक्वल टू टेम्परेचर एट डिग्री फ़ारेनहाइट प्लस 459.67, मेक श्योर टू राइट इट डाउन। टेम्परेचर ऑफ रैंकाइन इन रैंकाइन T इन डिग्री फ़ारेनहाइट प्लस 459.67। देखिए इसको, अब इसमें जाएंगे कि सर ये कैसे आ गया, सर ये कैसे आ गया। देखिए ये सब करने की जरूरत नहीं है आपको, इसमें कुछ विद्वान बनने की जरूरत नहीं है, चीज़ें सिंपल सी है। आपको, आप ये थोड़ा ना मेजर करने जा रहे हो कि इसका 0.01 डिग्री सेल्सियस कैसे ही है। आपको पता है कि 0.01 डिग्री सेल्सियस रहेगा, तो 0.01 डिग्री सेल्सियस आप कंसिडर करते हो, आप याद करते हो और आप आगे बढ़ते हो। सो यहाँ पर आप एकदम ज़्यादा अंदर घुसोगे तो फंस जाओगे, दलदल है, ठीक है। सो बस इतनी चीज़ें याद रखिए, जितनी मैं बता रहा हूँ दैट विल बी मोर देन इनफ, आई एम सेइंग मोर देन इनफ, ठीक है। सो आई होप ये वाला आपको समझ में आया होगा, ठीक है। वापस से अगर मैं बात करूं, सो जीरोथ लॉ क्या देता है, कुछ फैक्ट की बातें करते हैं। जीरोथ लॉ आपको क्या देगा, जीरोथ लॉ विल गिव यू व्हाट, डील्स विथ कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर। याद रखिए कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर से बात करेगा, ठीक है। नाउ लेट अस सपोज, लेट अस कंसिडर वन एग्जांपल, उसके बाद मैं ये वीडियो को एंड कर दूंगा। नेक्स्ट वीडियो में वर्क एंड एनर्जी को शुरू करूंगा और साथ में कुछ और जो बेसिक प्रॉपर्टीज, बेसिक जो पोर्शन रहेंगे उसको भी शुरुआत करूंगा। सो लेट अस कंसिडर दिस पर्टिकुलर एग्जांपल, अ लीनियर स्केल डिनोटेड बाय डिग्री एस से डिनोट हो रहा है, न्यू स्केल है, दिस इज अ न्यू स्केल, ठीक है। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इस स्केल पर दैट इज 200 डिग्री एस, ठीक है, और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 400 डिग्री एस। तो पूछा क्या क्या, 500 डिग्री एस पे कितना डिग्री सेल्सियस होगा। सो कुछ इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, यू हैव टू ड्रॉ अ लाइन, ठीक है। यहां पर आप लिखेंगे डिग्री एस, दिस विल बी योर डिग्री एस एंड दिस विल बी योर डिग्री सेल्सियस। नाउ देखिए क्या हो रहा है, फ्रीजिंग पॉइंट कहां पर है, 200 डिग्री एस। सो 200 डिग्री एस आप यहां पर प्लॉट करिए इन फ्रंट ऑफ 0 डिग्री सेल्सियस। मतलब क्या, फ्रीजिंग पॉइंट जो कुछ भी रहेगा वो डिग्री सेल्सियस और डिग्री एस को समान, मतलब सही सेम लेवल पे रखिए। नेक्स्ट इज बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट कितना दे रखा है, बॉइलिंग पॉइंट आपको दे रखा है 400 डिग्री एस एंड दिस विल बी 100 डिग्री सेल्सियस। ये हो गया आपका बॉइलिंग पॉइंट। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट 500 डिग्री एस क्या होगा, 500 डिग्री एस क्या होगा, व्हाट विल बी, दिस विल बी 500 डिग्री एस क्या होगा। सो 500 डिग्री एस कैसे पता करेंगे, 500 डिग्री एस, आई होप ये बात समझ में आई होगी। क्या क्या करना पड़ा हम लोग को करना ये पड़ा कि भाई पहले फ्रीजिंग पॉइंट को मैंने लिखा, ठीक है, उसके बाद मैंने क्या लिखा, बॉइलिंग पॉइंट को लिखा, फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों को मैंने लिख दिया, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। सो एक जो फॉर्मूला जो कि मैं बताना भूल गया था आप लोगों को, दैट वाज ax² प्लस बी, टेम्परेचर इज इक्वल्स टू ax² प्लस बी। यहां से हम लोग a एंड b की वैल्यू फाइंड करेंगे एंड आफ्टर दैट वी विल फाइंड इट आउट वट एवर इट इज रिक्वायर्ड। बट इसके लिए ये सब चीज़ करने की जरूरत नहीं है, ये फॉर्मूला मैं बाद में आप नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा, ठीक है। नाउ आप देखिए यहाँ पर इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये आई होप समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ये डायग्राम समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं। सो हमको पता है कि 0 डिग्री सेल्सियस जो है वो क्या है, 200 डिग्री एस है, और 100 डिग्री सेल्सियस जो है वो क्या हमारा 400 डिग्री एस है। सो आई कैन राइट डिग्री एस विल बी इक्वल टू a डिग्री सेल्सियस प्लस b, कैसे, ये वाला ax² प्लस b से, ठीक है। सो डिग्री s आई कैन राइट व्हाट, डिग्री s इज 200, सो 200 इज इक्वल्स टू
A 0 degree Celsius plus B. I have this equation. A multiplied by 0 will be 0. So B will be equal to 200. यहाँ से B आ गया 200. Next I am talking about degree Celsius. Degree S. पहले मैंने क्या रखा? पहले मैंने रखा 0 degree Celsius. Now I am going to substitute 100 degree Celsius. So 400 degree S will be equal to A into 100 degree Celsius plus B. So B मेरा 200 मिल गया, यहाँ से मुझे A मिल जाएगा. A will be equal to 200 divided by 100, which comes out to be 2. So degree S will be equal to degree Celsius plus 200. A की वैल्यू 2 आई थी. So अब हमसे क्या पूछा गया? 500 डिग्री S में क्या होगा? 500 डिग्री S में 2 into degree Celsius plus 200. So I can write 300 divided by 2 will be equal to degree Celsius. So this degree Celsius comes out to be 150. I hope ये बात आपको समझ में आई होगी. 150 will be the right answer. 150 will be the right answer. ठीक है. अगर ये वाला नहीं समझ में आया तो उसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है, ना ही ज़्यादा कुछ सोचने की जरूरत है. इट इज़ वेरी इजी. ठीक है. बस इसमें छोटी छोटी चीज़ें याद रखने की जरूरत है. आप इंटरपोलेशन मेथड से भी यूज़ कर सकते थे कि ऑब्वियस सी बात है. देखिए 100 डिग्री था तो 400 क्या 500 ऊपर है. सो मतलब क्या होगा? 100 से तो ऊपर ही होगा. पहली चीज़ तो ये क्लियर होगी. इंटरपोलेशन मेथड भी यूज़ कर सकते हैं. दिस माइनस दिस, यू कैन राइट 500 minus 200 equals to x upon 100, x minus 100. You can use this also. ठीक है. Divided by it comes out to be 300 divided by 400 minus 200. 400 minus 200 comes out to be 200, and 100 minus 0, this will be 100. So this comes out to be 3 by 2 equals to x minus 1, x minus 100 डिवाइड बाय 100. यहाँ से भी आपका आंसर निकल सकता था. ठीक है. ये तो मैंने जस्ट आपको वाला फॉर्मूला बताने के लिए ये चीज़ बताई है. उसके लिए ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं. आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा. इसके भी जो द क्वेश्चन ऑन दिस पर्टिकुलर पोर्शन विल बी अपलोडेड विद इन 24 आवर्स. 24 आवर्स में अपलोड हो जाएंगे और शेयर हो जाएंगे. कहाँ पर? टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर हो जाएंगे. मेक श्योर करिए कि आप उसको अटेम्प्ट करिए. ठीक है. अटेम्प्ट करेंगे आप उसको एंड यू विल गेट एन इमीडिएट रिस्पॉन्स. आपको इमीडिएट रिस्पॉन्स मिल जाएगा कि आपका कैसा चल रहा है. ठीक है. आपकी मैं उसमें कुछ प्रीवियस वाले भी क्वेश्चंस रखूंगा बेसिक्स के, ताकि ये ना हो कि आप पुरानी चीज़ें भूलते चले जाए. इसलिए क्या होगा कि उसमें मैं आज के भी रखूंगा और कुछ कॉन्सेप्ट पहले के भी रखूंगा, ताकि आप लोग का ओवरऑल तैयारी हो सके, आप ओवरऑल समझ के साथ आगे बढ़ सके थर्मोडायनेमिक्स में. आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी. ठीक है. तो मेक श्योर वापस से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि यार लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए जितना ज़्यादा हो सके. ठीक है. सब्सक्राइब करिए. इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल, सब्सक्राइब इट. ठीक है. इफ़ यू हैवेंट फिल्ड आउट द गेट मेंटरशिप गूगल फॉर्म, मेक श्योर टू फिल इट आउट. आप फिल करिए उसको, आप फिल करिए. साथ में क्या करिए, आप टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन हुए, जिसका लिंक जो रहेगा वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा. आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए और साथ में क्या करिए, प्रीवियस थर्मोडायनेमिक्स का वीडियो देखिए एंड मेक श्योर टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन. द लिंक टू द क्वेश्चंस आर गिवन इन मैकेनिकल वाइटामिन टेलीग्राम चैनल. ठीक है. मेरे राइटिंग पर मत जाइएगा. मैं जितना ज़्यादा हो सके आपको बेहतरीन तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ. ठीक है. आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी. जो इंपॉर्टेंट इसमें पोर्शन थे, जो भी इंजीनियरिंग सर्विसेज में पूछे जाते हैं, जो कुछ भी इसमें पोर्शंस जितने भी टाइप के रहते हैं, वो मैं मैक्सिमम चीज़ आपको यहाँ पर बता चुका हूँ. कुछ चीज़ें जो बची हुई रहेंगी वो आप क्वेश्चन के थ्रू समझ जाएंगे. सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद अ न्यू टॉपिक ऑन प्रोडक्शन. आई हैव टू कंटिन्यू प्रोडक्शन ऑन शीट मेटल itself. शीट मेटल को ही हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे एंड विद अ न्यू पोर्शन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ऑल्सो इन नेक्स्ट वीडियो. सो मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन. अपने दोस्तों से कहिए सब्सक्राइब करें. ठीक है. इफ़ यू हैवेंट join my telegram channel, please make sure to join it. Have a very great day, and I'm going to end this video. Have a very great day and a very good eve. Thank you so much for watching. Have a very good day.